Good evening, students. Welcome to Self Pratham Pathshala. In today's video, we will learn about some important questions or topics for your 2026 board exams for the subject history. And in this video, हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके जो कुछ important questions हैं वो इन टॉपिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। ये कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जो हर बार आपके एग्जाम्स में आते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट मार्किंग स्कीम्स, बट ये आते ज़रूर हैं। सो इन्हें पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक्स को लिमिट करेंगे थीम 1 तक, जो कि एंशंट इंडिया के बारे में है। स्टार्ट करते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम मोस्टली 2 से 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला तो है आपका ड्रेनेज सिस्टम और टाउन प्लानिंग को लेके ऑफ मोहनजोदारो। ये मोस्टली 8 मार्क्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन में आप बताएंगे कि कैसे हड़प्पन्स जो थे वो एक एडवांस नॉलेज को पोजेस करते थे अबाउट अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन एंड सिविक डिसिप्लिन एज वेल। ओके। टाउन प्लानिंग से हम जब शुरू करते हैं तो हमें ये मेंशन करना ज़रूरी है कि मोहनजोदारो की ग्रिड प्लानिंग किस तरीके से थी। जो स्ट्रीट्स थे वो ऐसे 90 डिग्री के हुआ करते थे, मीटिंग एट वन पॉइंट, एंड दीज पॉइंट्स आर नोन एज दोज 90 डिग्री एंगल्स, जो कि इंश्योर करता था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करे। और ये सिमिलर प्लानिंग हमें सिटीज लाइक चंडीगढ़ में भी देखने को मिलती है। और ये एक और चीज बताता है कि हड़प्पन्स अपने टाइम से कितना आगे का सोचते थे। दे यूज टू थिंक अहेड ऑफ देयर टाइम। मतलब टाइम उनके लिए एज इन एक लिमिटेशंस नहीं था, वो लोग इनोवेशंस और इन्वेंशंस को करते रहते थे। अब आते हैं सिटी पर। अभी जो सिटी थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक तो था आपका सिटाडेल और एक जो था आपका लोअर टाउन। सिटाडेल जो था वो बेसिकली एक रेस्ड प्लेटफॉर्म हुआ करता था, और यहाँ पे हाउसिंग, जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह थी वो हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी ये। और यहाँ पे ग्रेट बाथ, जिसको बोला जाता है कि रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था, बट अदर हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि इसको दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता था। ठीक है। जैसे कि कोई बोलता है, बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि दिस वाज यूज्ड फॉर पब्लिक गैदरिंग्स, जहाँ पे अनाउंसमेंट्स एंड कोर्ट हियरिंग्स ऐसी चीजें हुआ करती थी। अब आते हैं हम लोग लोअर टाउन में। लोअर टाउन में हम ऑर्डिनरी लोग रहते हैं ये देखते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे घर बहुत वेल प्लान्ड हुआ करते थे। हर एक घर में छोटा सा एक आंगन या फिर एक बालकनी हुई करती थी। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो लोग थे वो एक वेल प्लान्ड जगहों में रहा करते थे। इनका सिविक मैनेजमेंट काफी अच्छा था। और जो घर थे वो यूनिफॉर्म बेक्ड ब्रिक्स से बनाए गए थे, जो कि एक स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन, मतलब ओवरऑल यहाँ पे सिटी में लोग जो थे वो एक स्टैंडर्ड बेसिस पे, एक स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर रहते थे। यहाँ पे इन ब्रिक्स का रेशियो हुआ करता था 2:1:2:4 का, 1:2:4 का। कुछ भी लेंथ, ब्रेथ या विड्थ हो, वो इसी तरीके से यहाँ पे मैनेज करी जाती थी ब्रिक्स की। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम को। अब ऑलमोस्ट हर घर में जो बाथरूम कनेक्टेड होता था वो ड्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ करता था, और जितना भी घर का यूज्ड वाटर था वो इन्हीं ड्रेन्स के थ्रू एक डायरेक्ट जगह में जाके डिपॉजिट हो जाता था, जहाँ पे पूरी सिटी का ड्रेनेज का जितना भी पानी है वो कलेक्ट होता है। उसके अलावा जो ड्रेन्स थे इनको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे चेक किया जाता था, इनकी इंस्पेक्शन की जाती थी, ताकि अगर इनमें कोई भी ब्लॉकेज हो तो उसे क्लियर करा जा सके जल्द से जल्द। जो कि बताता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिविक अथॉरिटी थी लोगों के अंदर, और एक कलेक्टिव डिसिप्लिन था जो कि लोग अपनी डेली लाइफ को रूटीन बेसिस पे इजी बनाने के लिए किया करते थे। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये जो वेल मेंटेन सैनिटरी सिस्टम है, सैनिटाइजेशन का सिस्टम है, ये काफी रेगुलर था। और रेयरली हमें दूसरे सिविलाइजेशन में दिखा है, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, जो कि मॉडर्न डे इराक के अंदर आपका पड़ता है। सब सेकेंड टॉपिक हम जो इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है स्ट्रैटेजीज, जो कि हड़प्पन्स ने यूज करी थी रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए। मतलब रॉ मटेरियल को लाने के लिए ये लोग क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते थे। अब हड़प्पन्स जो थे ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में काफी इन्वॉल्व थे। रॉ मटेरियल्स को लेने के लिए ये कॉपर राजस्थान, ओमान से लाया करते थे, लापिस लजुली अफगानिस्तान से, और शेल्स को ये गुजरात से लाया करते थे।
हमने लोथल में एक डॉकयार्ड डॉकयार्ड मतलब स्टोरेज हाउस देखा है, जो कि हमें ये प्रूव करने में हेल्प करता है कि ओवरसीज ट्रेड काफी कॉमन था और पॉसिबली मेसोपोटामिया के साथ सबसे ज्यादा किया जाता था। इसका एक और एग्जांपल हम सील्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे सील्स। इसके अलावा जो आप ब्लैक पॉटरी देखते हैं, वो भी हमें काफी मिली है मेसोपोटामिया के अंदर। और ये हमारे पास एक एविडेंस एक्ट करता है कि किस तरीके से यहाँ पे इंटर ट्रेड मतलब मेसोपोटामिया इराक के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड होता था, एंड दी अदर वे अराउंड। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम्स इन रीस्ट्रक्चरिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रैक्टिस, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस जो यहाँ पे मेनली है, उनको रिस्ट्रक्चर करने में कितनी प्रॉब्लम्स होती है। पहला इसका जो पॉइंट है वो है हमारी अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। क्योंकि ये अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, इसको हमने अभी तक पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी चीज़ें अभी भी अननोन है और हम अभी भी बहुत कुछ जान सकते हैं। हमें यहाँ पे टेम्पल्स भी नहीं मिले हैं सिविलाइजेशन के अंदर, अनलाइक जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स है मेसोपोटामिया और इजिप्ट दोनों जगहों पर मिले हैं। आर्टिफैक्ट्स जो कि सील्स और दूसरी जितनी भी मॉन्यू हमें छोटी छोटी फिगरीन्स मिली है, वो अभी भी एम्बिग्यूअस है। इसका हमें एग्जैक्टली मीनिंग या फिर रिलीजियस वैल्यू कोई भी आइडिया नहीं है हमें उस चीज का। पशुपति सील जो है यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वो शिवा, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है और कुछ डिसअग्री करते हैं। इसके अलावा मदर गॉडेस फिगरीन, ग्रेट बाथ, ये सारी ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में स्कॉलरी डिसएग्रीमेंट्स पॉपुलर रही है और आप इसे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसे उसी आंसर में इंक्लूड करें जहाँ पे आपके पास राइटिंग स्पेस और मार्किंग स्कीम इतनी है कि आप इंक्लूड करें तो आपकी वर्ड लिमिट ज़्यादा एक्सीड ना हो। प्रॉब्लम इस कि अगर आप 5 और 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं तो एग्जामिनर उतना केयरफुली आपके आंसर को चेक नहीं करता है। ट्राई टू कीप इट फैक्चुअल व्हेन द मार्किंग स्कीम इज एक्यूट, बट जब वो ज़्यादा हो तब आप एक्सपैंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। But do not exceed the word limit even in those cases. So, the next part we have is kings, farmers and towns. ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या इधर यहाँ पे इंक्लूड करना है हमारे आंसर के अंदर। पहला हमें इंक्लूड करना है, मोस्टली हमारा जो यहाँ पे टॉपिक आता है फॉर 8 मार्क्स, is the main features of the modern administration. Administration is the way the kings want the things to work, okay? The money, the finance, the capitals, everything comes under administration। और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमें ये जानना है कि मौर्यन एम्पायर में ये एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हुआ करता था। मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन जो चंद्रगुप्त और अशोका के अंडर था, वो काफी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। यहाँ पे किंग के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती थी। जैसे कि आपने देखा होगा, अशोक अपने जितने भी ऑर्डर्स थे उनको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू दिया करते थे। एम्पायर जो था वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस के अंदर, और साथ ही साथ इन प्रोविंसेस को प्रिंसेस जो प्रिंसेस थे वो गवर्न करते थे। तक्षशिला उज्जैन उसका एक एग्जाम्पल है, और ये प्रोविंशियल कैपिटल्स में आया करते थे। ऑफिशियल्स को अमात्यास बोला जाता था, जिनका काम होता था रिवेन्यू और ट्रेड को मैनेज करना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इंक्लूड दिस इन योर आंसर। उसके बाद एक एस्पियोनाज सिस्टम, जिसको हम स्पाई सिस्टम बोलते हैं, वो इस टाइम पे काफी ज्यादा मॉनिटर्ड तरीके से करा जाता था, और पब्लिक लाइफ के बारे में भी काफी बताया गया है अर्थशास्त्र के अंदर। रिवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था टाइमली, और लैंड टैक्स के थ्रू, जिसको हम भाग बोलते हैं, उसके थ्रू ये रेवेन्यू कलेक्ट हुआ करता था। आर्मी जो थी ये काफी मैसिव थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। और साथ ही साथ ग्रीक ने हमारी जो उस टाइम की आर्मी है उसके बारे में मेंशन करते हुए बोला है कि अबाउट 6 लाख यहाँ पे इन्वेंट्री थी, इन्फैंट्री थी। जस्टिस जो था वो काफी स्ट्रिक्ट था, और पनिशमेंट दी जाती थी करप्शन के लिए। अशोक धामा को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला किंग था। साथ ही साथ उन्होंने प्रमोट किया था वेलफेयर एंड मोरल रूल के बारे में भी। सेकेंड टॉपिक यहाँ पे हम देखते हैं इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, कि हमें इम्पोर्टेंस क्या क्या है इंस्क्रिप्शंस की, पहले हम ये देख लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस डायरेक्ट कंटेम्प्रेरी सोर्स हैं, जिसके थ्रू हम उस टाइम के बारे में, उस टाइम की जितनी भी डिटेल्स हैं उनको जान सकते हैं। और ये हमें उस टाइम के रूलर्स, उनकी पॉलिसीज और उनके बिलीव्स के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताया करते थे।
अशोकन एडिक्ट फॉर सच एग्जाम्पल एक्सप्लेन कि किस तरीके से धामा में बताया गया है कि क्या अशोक के बिलीफ थे, और साथ ही साथ जो उस टाइम पे उनके थॉट्स हुआ करते थे, उनके जो मोस्टली मॉरल्स हुआ करते थे, उसके बारे में भी इधर एक्सपैंड किया हुआ है। साथ ही साथ जो वो सोसाइटी बनाना चाहते थे, मतलब ये नॉर्मेटिव आइडियाज है। अगेन आई हैव ऑल्सो टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज, नॉर्मेटिव आइडियाज और रियलिटी आर डिफरेंट थिंग। ओके, सोसाइटी जो इन रियल लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है। नॉर्मेटिव आइडियाज वो होते हैं जिसको ये सोच के लिखा जाता है कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। सो ये अगेन नॉर्मेटिव आइडियाज थे इनके, बट इन्होंने ही अपने इंस्क्रिप्शंस में इंक्लूड करवाए थे। लिमिटेशंस क्या है कि काफ़ी इंस्क्रिप्शंस जो है वो डैमेज हो चुकी है, काफ़ी इनकम्प्लीट है, इनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज दे आर इन अ वेरी फ्रेजाइल कंडीशन। और ये एक रॉयल व्यू पॉइंट बताते हैं, मतलब कॉमन लोगों की वॉइसेस या कॉमन लोगों की लाइफ्स को उतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया गया है। रीजन भी कि उस टाइम पे एजुकेशन और लिटरेसी का प्रिविलेज, मतलब ये दोनों ही चीजें प्रिविलेज में अकाउंट होती थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रिविलेज सिर्फ रॉयल और काफी ऊंचे वर्ग की फैमिलीज को ही, ऊंचे वर्ग के लोगों को ही मिला करती थी। ठीक है, जिसकी वजह से कॉमन लोगों की लाइफ्स उतना ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। नेक्स्ट हम आते हैं थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स वाले चैप्टर पे। अब इस चैप्टर से जो मेन एक क्वेश्चन आता है वो है हमारा कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स क्या थी। ये 3 और 8 मार्कर्स में आपको पूछा ही जाता है। सो गौतम बुद्ध लाइफ के बारे में बताते हैं कि लाइफ सफरिंग से भरी हुई है, जिसको वो दुख बोलते हैं। ठीक है, और डिजायर इसका मेन कॉज है, मतलब जितनी ज्यादा हमारी डिजायर्स होगी उतना ही ज्यादा हम सफर करेंगे, क्योंकि अगर वो डिजायर्स पूरी नहीं होंगी तो हमें दुख मिलेगा। So desires are the root cause of suffering. Salvation can be achieved through eightfold path. अब यहाँ पे गौतम बुद्ध eightfold path बताते हैं जिसके थ्रू मोक्ष मोक्षा, जिसको वो salvation बोलते हैं, वो एक इंसान को मिल सकता है। एग्जाम्पल देते हुए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि उनका जो पहला सरमॉन था वो सारनाथ की तरफ था, जहाँ पे उन्होंने अपने आइडियाज को एक्सप्लेन किया है। ही स्ट्रेस दैट कंपेनियन कंपैशन, नॉन वायलेंस एंड रिजेक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो यहाँ पे वो बताते हैं कि एक इंसान को कंपैशन रखना चाहिए, उसको अहिंसा प्रमोट करनी चाहिए, साथ ही साथ वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे रिजेक्ट किया करते थे। हमें 8 मार्कर्स के लिए अगर इस आंसर को लिखना है तो प्लीज एक्सपैंड ऑन दी 4 नोबल ट्रूथ्स, एट फोल्ड पाथ इन डिटेल, और वो किस तरीके से रिजेक्ट किया करते थे डिस्क्रिमिनेटरी रिचुअल्स को, वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मिडिल पाथ के बारे में भी चैप्टर में बताया गया है। वी कैन ऑल्सो एक्सपैंड ऑन दैट फॉर द 8 मार्कर्स। let's let's go to the second topic that can appear in this, which is the role of begums in Bhopal in preserving the Sanchi Stupa. So जो बेगम्स इन भोपाल है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन बेगम्स फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी रिस्टोरेशन ऑफ सांची को, इन्होंने काफी रिस्टोरेशंस करवाई हैं सांची स्तूपा की। उसके बाद शाहजहां बेगम, इन्होंने फंड कराए हैं रिपेयर्स और मेंटेनेंस। साथ ही साथ सुल्तान जहान बेगम ने प्रिजर्व करने में हेल्प करी है बुद्धिस्ट हेरिटेज को। अब इनके सपोर्ट के बिना सांची अभी तक काफी डिस्ट्रॉय और निग्लेक्टेड हो जाता। सो वी मस्ट इंक्लूड दीज पॉइंटर्स। अगर आपको ये टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली ये 3 मार्क्स के अंदर ही आपको पूछा जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको जरूर इंक्लूड करें। एंड फॉर सच मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।